हेलो एवरीवन। कक्षा 11 एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे, कोशिका एवं कोशिका चक्र, और इसमें हमने कुछ सामान्य जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने बात कर ली थी। आज हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन एवं महत्व। तो इसका भी एक छोटी सी क्लास है, 10 से 15 मिनट की होगी, वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं, और कमेंट्स के माध्यम से बताना कैसी रही और जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक कोशिका एक कोशिका जो कि जनक कोशिका हो सकती है या मात्र कोशिका हो सकती है। तो एक कोशिका से दो अथवा अधिक कोशिकाओं यानी कि पुत्री कोशिकाओं के निर्माण को कोशिका विभाजन कहते हैं। मान लीजिए जनक या मात्र कोशिका है। जनक या मात्र कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो एक कोशिका से जब दो कोशिका अथवा इससे अधिक कोशिकाएं बनती हैं तो उस समय पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसी कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसको कोशिका विभाजन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा पॉइंट, ये पुत्री कोशिकाएं स्वयं भी वृद्धि व विभाजन कर सकती हैं। यह क्रम लगातार चलता रहता है। नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन से ही संभव है। यानी कि ये जो पुत्री कोशिकाएं, इनका जो निर्माण होता है, ये अपना जो वृद्धि है, अपनी जो ग्रोथ है वो स्वयं कर सकती हैं, और विभाजन की प्रक्रिया जो होती है वो भी स्वयं कर सकती हैं। ठीक है, और ये जो क्रम होता है ये लगातार चलता रहता है। तो नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, तो नई कोशिकाओं का निर्माण तब ही हो सकता है जब कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार के कोशिका विभाजन पाए जाते हैं। नंबर एक होता है समसूत्रण या समसूत्री विभाजन या कायिक कोशिका विभाजन। इसे माइटोसिस या मिटोसिस भी कहा जाता है। तथा दूसरा जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मीजोसिस कहा जाता है या मायोसिस कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है कोशिका विभाजन का महत्व एवं कार्य। तो कोशिका विभाजन का महत्व एवं कार्य में आप यदि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पर बहुत ही सामान्य जानकारी दे रखी है। कायिक ऊतक की वृद्धि एवं विकास, नए ऊतकों और अंगों का निर्माण कब होता है, ये सब प्रक्रिया कब होती है, जब कोशिका का विभाजन होता है। जब वो कोशिका जो जनक या मातृ कोशिका जो होती है वो उसके विभाजन होने पर जो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तब ये सभी प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, तो कायिक ऊतक की वृद्धि एवं विकास। ठीक है, उसके बाद में नए ऊतकों व अंगों का निर्माण। नए जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, और जो अंग होते हैं उनका निर्माण होता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुत्पादन होता है, यानी कि जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो गए तो उनका पुनः उत्पादन होता है, और वो अपना निर्माण पुनः उनका निर्माण होता है और एक नई तरीके से वो तैयार हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है पुरानी ऊतकों, अंगों एवं कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। यानी कि जो पुराने ऊतक हैं, अंग हैं, उनका क्या हो रहा है कि वो जो कोशिका या अंग या ऊतक है उनका पुनः प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी कि वो अपने नए पुराने से नए शेप में वापस आकर और अपनी अपनी जगह संभाल रहा है। ठीक है, फिर अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा भी कोशिका विभाजन होता है। और अगला जो पॉइंट है वो है कोशिकाओं में अगला जो पॉइंट है वो है कोशिकाओं के आकार को निर्धारित आकारिकी में रखना। लिख देना, मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से, क्योंकि या फिर लिख दो अभी, ये लो, कोशिकाओं के आकार को निर्धारित आकारिकी में रखना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स हैं आपके सामने, आपको दिख रहे होंगे एक एक पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये था काय कोशिका विभाजन का महत्व एवं कार्य। हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखा, कुछ बेसिक पॉइंट्स बात की, फिर हमने जाना कि कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, कौन से दो तरीके हैं, तो समसूत्रण, समसूत्री या कायिक कोशिका विभाजन, तीनों एक ही बात है। एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा जो तरीका था वो था अर्धसूत्री विभाजन, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फिर हमने बात की कोशिका विभाजन का महत्व एवं कार्य। तो कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, तो कायिक ऊतकों की वृद्धि एवं विकास, ये कार्य और महत्व दोनों है। ठीक है, और फिर नए ऊतक बनते हैं, नए अंगों का निर्माण होता है। क्षतिग्रस्त
उत्तकों का पुनरुत्पादन होता है, पुराने उत्तकों अंगों एवं कोशिकाओं का क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, कोशिकाओं के आकार को, आकारिकी को ये निर्धारित आकारिकी में रखना आदि, ये सभी क्या है, महत्व एवं कार्य है। इतने ठीक है, मैंने आपको एक बार पुनः रिवीजन करवा दिया। अब यदि हम नए टॉपिक पर आगे बढ़े उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि अपने जो कोर्स हैं वो अपने कोचिंग ऐप पर बन चुके हैं, लाइव हो चुके हैं। तो आप सभी उन कोर्सेज को जोड़ या ज्वाइन करके आप वहाँ पर रोज़ाना क्लासेस आ रही है। मैं एक अकेला टीचर हूँ, इस कारण से दोनों तरफ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप सभी इस बात को समझिए और आप जिस 4 दिन सप्ताह भर में या इस तरह से जो नए बैच लाइव हुए हैं उनको ज्वाइन कीजिए। मात्र नामात्र फीस रखिए, बाकियों की तरह नहीं है अपने पास में कुछ भी। तो अपन ने 0 से शुरुआत की है, 499 रुपये कोर्स की प्राइस रखी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो जल्दी से। वहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं, नोट्स की PDF मिल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। अब देखिए कोशिका चक्र। कोशिका चक्र में जीवों में कोशिका विभाजन के समय, हमारा टॉपिक क्या है, कोशिका चक्र, सेल साइकिल। तो जीवों में कोशिका विभाजन के समय क्रमशः गुणसूत्र का टूटना, DNA प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि प्रक्रिया संपन्न होती है तथा पुत्री कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं के जीनोम का स्थानांतरण होता है। समझिएगा यहाँ तक के पॉइंट्स को। जब जीवों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, उनका टूटना शुरू हो जाता है। DNA अपनी अलग अलग प्रतिकृति के अनुसार बदलते हैं। कोशिकाओं में वृद्धि प्रक्रिया शुरू हो जाती है, संपन्न हो जाती है तथा पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं इनकी पैतृक कोशिकाओं के जीनोम का स्थानांतरण, जो जीन होते हैं अपनी मातृ कोशिकाओं के, वो पुत्री कोशिकाओं में स्थानांतरण होने के लिए शुरुआत वहाँ से हो जाती है, ठीक है। अब कोशिका चक्र किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो लाइन है यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक मैं निशान कर देता हूँ, यहाँ पर चिन्ह लगा देता हूँ। तो जीवों में घटनाओं का एक निश्चित क्रम, जीवों में घटनाओं का एक निश्चित क्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन, अन्य घटकों का संश्लेषण तथा कोशिका के विभाजन से 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, कोशिका चक्र कहलाती हैं। क्या हो रहा है समझिए इस बात को। जो जीव हैं, जीवों में एक घटना हो रही है, उस घटना का नाम है कोशिका चक्र। और वो जो कोशिका चक्र की प्रक्रिया जब शुरू हो रही है तो एक निश्चित क्रम में कोशिका जो होती है वो अपने जीनोम का, जो जीन होते हैं उनका द्विगुणन यानी कि 2n क्रोमोसोम के माध्यम से द्विगुणन हो रहा है जीन का, ठीक है। जो जीनोम है उसका द्विगुणन प्रक्रिया के द्वारा, और अन्य जो घटक हैं उनका संश्लेषण हो रहा है यानी कि वो उसमें ऐड हो रहे हैं तथा कोशिका के विभाजन से 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसे कोशिका चक्र कहते हैं। वो पुत्री कोशिका होती हैं जो 2 नई संतति कोशिका का निर्माण करती हैं। इसके बारे में हमें आगे भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है। यहाँ तक इसकी कोशिका चक्र की परिभाषा है। समझ गए होंगे, बात क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समसूत्री कोशिका विभाजन की कोशिका चक्र में 2 अवस्था होती है। जब समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो सेल साइकिल जो प्रक्रिया होती है इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 होती है अंत्यावस्था या अंतरावस्था, ठीक है, दोनों नाम आ सकते हैं। तो अंतरावस्था यहाँ पर लिख दीजिएगा, अंत्यावस्था भी लिख सकते हैं, इंटरफेज इसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरी होती है एम अवस्था या सूत्री विभाजन, माइटोसिस, ठीक है, एम अवस्था या सूत्री विभाजन। समझ गए। सबसे पहली प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, अवस्था के बारे में, तो वो है अंत्यावस्था या अंतरावस्था। तो समसूत्रण की अंत्यावस्था या अंतरावस्था लिख दीजिए। तो अंतरावस्था के बाद तथा अगला विभाजन शुरू होने से पहले की अवस्था को अंतरावस्था कहते हैं। यानी कि समसूत्रण की जो अंत्यावस्था है उसके बाद तथा अगला विभाजन शुरू हो रहा है उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे अंतरावस्था कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं, इस अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं वो अकुंडलित तथा पूरी तरह फैले होते हैं, जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। एक क्रोमेटिन जालिका होती है कोशिका में जिसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होते हैं वो अकुंडलित यानी क्या
एक दूसरे से टेढ़े मेढ़े, या अपन देखते हैं ना कि कुंडलित रूप में, यानी कि कुंडलित मैं आपको समझाऊं तो जलेबी देख लो, जलेबी कैसी होती है, पूरी तरह से कुंडलित होती है, यानी कि वो जलेबी जैसे नहीं है, अकुंडलित है, यानी कि पूरी तरह फैले हुए या बिखरे हुए हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। इस अवस्था में केंद्रिक या केंद्रिक कला उपस्थित होती हैं, किसमें, अंतरावस्था के अंतर्गत। और वो अंतरावस्था के अंतर्गत क्रोमेटिन जालिका के अंतर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो केंद्रक कला या केंद्रिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं, देख लो यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है, कोशिका चक्र में अंतरावस्था की अवधि कोशिका विभाजन की अन्य अवस्था की अवधि से काफ़ी लंबी होती है। ये पॉइंट लिख देना, यहाँ पर नहीं दिख पा रहा है क्योंकि स्टेन अपना छोटा हो गया है, तो देख लो, एक बार लिख लो, कोशिका चक्र में अंतरावस्था की अवधि कोशिका विभाजन की अन्य अवस्था की अवधि से काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात क्लियर होगी, समझ में पूरी तरह से आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम यहाँ पर देखें तो जो अंतरावस्था की हमने अभी बात की, उस अंतरावस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया, यानी कि उसके भी 3 भाग हैं। ठीक है, प्रथम है जीवन फेस, या इसे प्रथम अंतराल उप अवस्था कहते हैं। दूसरा आता है एस फेस, तीसरा आता है G2 फेस। ठीक है, एस फेस जो होता है उसे संश्लेषण उप अवस्था कहते हैं, G2 फेज होता है उसे द्वितीय अंतराल उप अवस्था कहते हैं। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो समसूत्री विभाजन एवं डीएनए संश्लेषण के बीच अंतराल की अवस्था है। प्रथम अंतराल अवस्था कौन सी है, जब समसूत्री विभाजन और डीएनए का जब संश्लेषण होता है तो उसके बीच की अंतराल की अवस्था जो होती है उसे प्रथम अंतराल अवस्था या G1 फेज कहते हैं। यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवधि होती है तथा इसमें कोशिका की अधिकतम वृद्धि होती है। इस अवस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण एवं डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों होता है, यह सबसे अधिक परिवर्तनशील होती हैं। क्या क्या होता है इसमें, एक तो कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवधि है, ये पॉइंट याद रखना। इसमें कोशिका की अधिकतम वृद्धि होती है, यानी कि इसकी वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है इस प्रथम अंतराल अवस्था में, उप अवस्था में, जीवन फेज के अंतर्गत। ठीक है, इस अवस्था में आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण एवं डीएनए का संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है, यह सबसे अधिक परिवर्तनशील अवस्था है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा दूसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फेज है संश्लेषण उप अवस्था या एस फेज। इस उप अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है तथा प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। डीएनए की मात्रा 2 क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम यानी कि द्विगुणित से चतुर्गुणित हो जाती हैं, परंतु गुणसूत्र संख्या समान बनी रहती है, अर्थात जो चतुर्गुणित कोशिका होती है उसमें भी गुणिता स्तर 2n बना रहेगा और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी उप अवस्था में होता है। क्या प्रक्रिया हो रही है समझिएगा इस बात को, कि इसमें जो डीएनए होता है उसका सबसे पहले क्या होता है, प्रतिकृतिकरण होता है। प्रतिकृतिकरण क्या होता है कि अलग अलग अवस्थाओं में उसका बंटवारा होता है तथा जो गुणसूत्र होते हैं वो अर्ध गुणसूत्र में आ जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, और जो डीएनए की मात्रा होती है उसमें 2C से 4C हो जाती हैं, परंतु गुणसूत्र संख्या जो होती है वो समान बनी रहती है, अर्थात जो 4C कोशिका होती हैं यानी कि चतुर्थ गुणित कोशिका में भी गुणिता स्तर 2n बना रहेगा और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण उसमें होता रहता है या फिर हो इस उप अवस्था में होता है। ठीक है, ये थी एस फेज या संश्लेषण उप अवस्था। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब हम अगला देखते हैं। अगला है द्वितीय अंतराल उप अवस्था। कौन सा है, द्वितीय अंतराल उप अवस्था G2 फेज। इस उप अवस्था में प्रोटीन, आरएनए व एटीपी का संश्लेषण होता है। इस अवस्था में एक प्रकार के दूत आरएनए होते हैं या एमआरएनए जिसे कहते हैं। तो आरएनए का या फिर एमआरएनए दोनों एक ही बात है, तो इसका निर्माण होता है जो कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, एक तो प्रोटीन और आरएनए और एटीपी इनका संश्लेषण होता है और इसमें एक प्रकार के दूत के रूप में कार्य कौन करता है, एमआरएनए, जिसका निर्माण होता है और जो कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है।
और हमने अभी तक बात कर ली प्रथम अंतराल अवस्था यानी कि G1 फेज, संश्लेषण उप अवस्था यानी कि S फेज और द्वितीय अंतराल अवस्था यानी कि G2 फेज। ठीक है, अब हम दूसरी अवस्था देखें तो दूसरी हमारे पास में कौन सी थी, M अवस्था या माइटोसिस फेज। ठीक है, तो इस अवस्था में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यह कोशिका चक्र की सबसे क्या है, छोटी अवस्था है। इसमें कौन सा कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन दो प्रमुख चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम जो चरण होता है वो केंद्र की विभाजन के द्वारा कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों का दो समान समूहों में बंटना तथा दो संतति केंद्रकों की उत्पत्ति होना। ठीक है, क्या क्या हो रहा है इसको समझ लो एक बार। ये जो दो चरण हैं, इसमें प्रथम चरण जो होता है इसमें सबसे पहले जो केंद्र की होती है उसके विभाजन के दौरान कोशिका जो केंद्र में उपस्थित गुणसूत्र होते हैं वो दो समान समूहों में बंटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो समान समूहों में बंटना तथा दो संतति केंद्रकों की उत्पत्ति होना, यानी कि जो गुणसूत्र हैं वो दो समान समूहों में बट जा रहे हैं। उसके पश्चात में क्या हो रहा है कि दो संतति केंद्रकों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, फिर दूसरी अवस्था जब शुरू होती है, इसके तुरंत पश्चात दूसरी अवस्था जो शुरू होती है उसमें कोशिका द्रव्य विभाजन के में एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। यानी कि जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो उसमें जो एक कोशिका जो होती है उसका कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग में एक केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है। ये था कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन महत्व एवं कार्य। यहाँ तक अभी हमने बात कर ली। कल हम समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आई होप अभी तक जहाँ तक पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्स लाइव हो चुके हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि वहाँ पर जुड़ जाइए। दोनों तरफ मैं अकेला हो गया हूँ तो क्लास लेना मुश्किल हो गया है।